प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। शुभ शनिवार, शुभ दिन की आपको शुभकामनाएं। आज हम पद परिचय, जो हमारा बड़ा लंबा टॉपिक चला, लेकिन उस पद परिचय को आप याद कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और इसके उदाहरण परीक्षा में कैसे आएंगे, आपको हल कैसे करना है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ताकि अब तक जो लंबा चला था उसके बारे में आपकी कई जिज्ञासा होंगी, कैसे याद रखेंगे, कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे हम इस प्रकार से तैयारी करें, ऐसे इस प्रकार की अपनी ट्रिक बनाएं जिससे हम भूलें नहीं। किसी भी विषय के रटने की आप कम से कम कोशिश करें। मैं अपने तरीके से कुछ बता रहा हूं, हो सकता है आपके दिमाग में भी याद करने की कोई अन्य ट्रिक हो जिसे आप आसानी से याद कर सकें। तो सबसे पहले देखो, पद परिचय, इसकी थोड़ी सी दोबारा रिवीजन करते हैं। उनके नामों के बारे में आप कैसे याद रखेंगे। पद परिचय मान लीजिए कक्षा 12 का नाम है, एक समूह हो गया और इसमें आठ प्रकार थे, 4 विकारी। तो मैं यहां 4 बता देता हूं, छात्र और 4 छात्र, 8 हो गए, विकारी और अविकारी। अब क्या हुआ, सत्रारंभ में जब सत्र शुरू होता है तो प्रवेश होता है। प्रवेश होने पर उनकी जानकारी ली जाती है। तो पहले जो छात्र हैं या पहले 4 हैं, इनमें से 4 ऐसे थे छात्र जिनके लिंग, नाम, पिता का नाम, उनमें कुछ परिवर्तन हुआ, क्योंकि विकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के हिसाब से कुछ परिवर्तन होता है। उसके बाद 4 छात्रा हैं, उन्होंने अपने फॉर्म सही भरे, उन्होंने अपनी सारी जानकारी दी, इसलिए उनके नाम, पते में यानी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, या अविकारी कह सकते हैं। तो कक्षा 12 उसमें 8 विद्यार्थी, 4 छात्रा, 4 छात्र, यानी 4 विकारी और 4 अविकारी। सत्र के प्रारंभ होने पर हमने उनकी डिटेल लिखी, समझी। अब क्या हुआ, 8 महीने के बाद यानी जुलाई से फरवरी तक 8 महीने होते हैं। 8 महीने बाद कक्षा 12 के विदाई का समय है। विदाई के समय आप एक खेल खेलते हैं, उसमें जाने वाले छात्रों छात्राओं की चिट्ठियां बनाकर एक डिब्बे में रखते हैं, उनमें से एक एक निकालते हैं। तो ठीक वैसा ही काम आप हमारा होगा। परीक्षा में क्या होगा, इन 8 में से कोई सा भी आ सकता है और आपको उसके बारे में वर्णन करना होता है। ठीक वैसा ही उस प्रक्रिया में चलता है। आप उस डिब्बे में से एक पर्ची निकालते हैं और अपने साथी को कहते हैं आपको इसके बारे में बताना है। वही चीज हम इसमें भी इस तरीके से इस कहानी को याद रखेंगे, ताकि आपके थोड़ा सा संशय नहीं रहे कि हमें कैसे याद करना है। अब हम आज के इस टॉपिक से संबंधित, पद परिचय से संबंधित कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ी सी एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आपको या एक विद्यार्थी को अपने जीवन के लक्ष्य हैं वो बचपन में ही तय हो जाते हैं, और जो बचपन में तय कर लेते हैं वो कुछ करके भी दिखाते हैं। क्यों, सपने साकार करने के लिए दीर्घकालीन प्लान की आवश्यकता होती है, या योजना की आवश्यकता है। अल्पकालीन समय में आप किसी अपने बड़े सपन को पूर्ण नहीं कर सकते। सपने बड़े हैं तो लक्ष्य बड़े होंगे, और लक्ष्य बड़े हैं तो आप भी कुछ बड़ा करने में सक्षम होंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी हमारे अंचल, इस ग्रामीण अंचल के या इस चूरू अंचल की एक बहन जिसका नाम है ऐश्वर्या शौरान, जिसने अभी यूपीएससी यानी सिविल सेवा परीक्षा, जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, अगर ऐसा नहीं समझते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि वो एक भावी कलेक्टर है। तो उसने क्या किया, उससे कल मैं पढ़ रहा था तो उसने ये बताया कि मैंने बचपन में ये तय कर लिया था कि मुझे बहुत बड़ा अधिकारी बनना है और मुझे इस देश की सेवा करनी है, और उसी लक्ष्य को मैंने हमेशा ध्यान रखा और आज मैं उसे प्राप्त करने में सफल हुई। अब उसने लक्ष्य तो रखा, लेकिन सिर्फ लक्ष्य से काम नहीं होगा,
उसके साथ साथ हमारा प्लान भी होना चाहिए, हमारी योजना भी होनी चाहिए। उसके कुछ शौक भी थे, हालांकि उसकी जो शारीरिक संरचना वो भी सुंदर थी। सुंदर होने के कारण उसने सुंदरी की जो लड़कियों की प्रतियोगिता उनमें भाग लिया और अच्छा स्थान प्राप्त किया। मिस फेमिन इंडिया ये कुछ उसने अवार्ड भी जीते हैं। लेकिन उससे ये बात पूछी गई तो उसने कहा ये तो मेरा सिर्फ शौक था, मेरा ये लक्ष्य नहीं था कि मुझे ग्लैमर यानी फिल्मी दुनिया में जाना है। अब उसने पूछा और सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो उसने बताया कि मैंने 10 महीने तक पूरे जो सोशल मीडिया है इनसे बिल्कुल बंद यानी मोबाइल को काम में नहीं लिया, और 10 महीने तक जिस प्रकार अर्जुन का उस मछली की आंख का लक्ष्य था ठीक वैसा ही मेरा लक्ष्य था और मुझे सफलता मिली। इसमें सभी मेरे शुभेच्छुओं की, मेरे परिवार वालों की जो इच्छाएं थी वो मेरे साथ सद्भावनाएं जुड़ी थी। तो कहने का मतलब है जो भी पढ़ें उसमें आप पहले से एकदम से क्या हो, एकाग्र हो, आप हर चीज को सीखने के जिज्ञासु हो, तभी उस विषय, उस टॉपिक या उस बिंदु पर जो चर्चा हो रही है उसके बारे में आप अधिक से अधिक प्राप्त कर पाएंगे। अब हमारा जो ये चल रहा है पद परिचय, उसके कुछ उदाहरण हैं। उसमें आपको करना क्या है, दिए गए उदाहरण में आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये किसका है, उन 8 भागों में से किसका है। मैंने हालांकि अलग अलग आपको समझने की दृष्टि से लिखा है। सबसे पहला उदाहरण आपके सामने है, नेपाल चीन से हथियार लेता है। अब इसमें आपको परीक्षा में जो शब्द आएगा उस शब्द की आपको पद परिचय लेके अंडरलाइन दी जाएगी, उसी शब्द का करना है। तो यहाँ नेपाल है, नेपाल का आप करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा कि नेपाल क्या है। नेपाल संज्ञा है नंबर 1। और संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो उसमें आप लिखेंगे व्यक्तिवाचक। प्रकार के बाद वचन कौन सा है, नेपाल एक वचन है। लिंग कौन सा है, नेपाल पुल्लिंग है। और इसके बाद नेपाल ने, ये अपने आप छिपा हुआ है और ये हो गया आपका, इसमें कारक भी आप बता सकते हैं। हालांकि कारक आप पहले पढ़ चुके हैं, वो 8 हैं, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, वो सारे के सारे चार्ट के हिसाब से आपको इसका। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको क्या है, पहले तो उसका नाम लिखना है। नाम के बाद ये कह सकता मैं उसकी जाति लिखनी है। जाति के बाद उसका पूरा विवरण देना है। जैसे ये संज्ञा होगी, संज्ञा का प्रकार कौन सा, व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक में नेपाल कौन सा, एक वचन है। ये है क्या, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, वो कर्ता कारक। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यह वही कार है, ये सर्वनाम है। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, ये क्या है, सर्वनाम। अब ये 2 में आता है, अन्य पुरुष में भी आता है। हालांकि यदि आप एक लिखते तो भी। और इसके बाद निश्चयवाचक भी है। इसके बाद यह है क्या बताता है, कौन सा, एक वचन है। अब आपकी ये कह सकते हैं एक वचन, हमें कैसा पता चलेगा, ये आगे के सेंटेंस को देखेंगे। ये वही कार से जुड़ रहा है, तो कार एक वचन है। और लिंग कौन सा है, कार है, वो स्त्रीलिंग है। ये थोड़ा सा अभ्यास से होगा। इस प्रकार आपने सबसे पहले उसका नाम लिखा, नाम के बाद उसकी जाति यानी उसका कौन सा वर्ग है। उसके बाद ये 2 हैं इसलिए दोनों लिख दिया हमने, एक वचन है, एक वचन लिख दिया, स्त्रीलिंग है इसलिए लिख दिया। इसके बाद अगला है विशेषण, यह है सपेरा चतुर है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कौन सा है, विशेषण है। ठीक है, विशेषण में चतुर, चालाक, ये होता है गुण, ये हो गया आपका गुणवाचक। गुणवाचक के बाद वचन कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है, एक वचन है। एक वचन के बाद लिंग कौन सा है, ये पुल्लिंग है, सपेरा। इसके बाद आप ये बता सकते हैं कि ये क्या बताता है, विशेषण और विशेष्य पढ़ा, तो इसमें क्या लिखेंगे, आप आगे लिख देंगे ये सपेरा जो विशेष्य है उसका विशेषण है। इस प्रकार आप जो ये चारों 5 चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। क्रिया,
सवेरे में उठा, तो सबसे पहले उठा के बारे में आप क्या लिखेंगे? हमारा टॉपिक है ये क्रिया का, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए कौन से है? अकर्मक है, अकर्मक है। और अकर्मक के बाद इसका वचन देखेंगे, मैं, एक वचन के हिसाब से उठा, सवेरे में उठा, तो ये पुल्लिंग होगा मैं के हिसाब से। अब काल कौन सा है? उठा, भूतकाल, बीते हुए समय का, ये भूतकाल हो गया। तो इस प्रकार आप इसका बताएंगे। है कौन सी ये? इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये कृत्य वाच्य है। इस प्रकार आप इसका वर्गीकरण करेंगे। अब देखिए, ये जो चार्ट है उसमें लिंग, वचन, काल के हिसाब से परिवर्तन होता है, तो इसमें आपको उन सबका विवरण देना है। और अब जो आगे के हैं 5 बचे हैं जो अविकारी हैं, और ये शब्द जो थे जिसे कह सकते हैं प्रकार, उनमें आप में लिंग, वचन, कारक इनकी जानकारी नहीं देनी है। लिंग, वचन, काल इनके बारे में ज्यादा चर्चा ही नहीं की, क्योंकि इनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें सबसे पहले उसका भेद बताना है, और उसके बाद उसकी विशेषता या संबंध, लगभग 2 ही बातें महत्वपूर्ण है, उनके आप इसमें चर्चा करेंगे। तो हम इसमें पढ़ते हैं रोज। तो ये क्या है? पहले तो आप पहला नाम लिखना है, क्रिया विशेषण है। रोज क्या है? क्रिया विशेषण है। कौन सा? ये समय को व्यक्त करता है, इसलिए ये कालवाचक है। और ये क्या बताया? ये प्राणायाम क्रिया की विशेषता को बताता है। बस मुख्य रूप से 2 बातें हुई, क्रिया विशेषण है, कालवाचक है, ये प्राणायाम क्रिया की विशेषता बताता है। इसके बाद अगला है समुच्चय बोधक। तो इसमें क्या होगा? समुच्चय बोधक पहले आप ये लिखेंगे, समुच्चय बोधक है, ठीक है। इसके बाद समुच्चय बोधक हमारे कितने प्रकार के थे? 2, समानाधिकरण और वेधीकरण। तो ये आपका समानाधिकरण का उदाहरण है, समानाधिकरण। और समानाधिकरण में ये कौन सा है? और जोड़ने का काम करता है, इसलिए संयोजक है। बस किसके बारे में बताता है? सीता और गीता के संयोजन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, संबंध बोधक। संबंध बोधक से पहले ये क्या है? पहला नाम वही लिखना है, संबंध बोधक। क्या संबंध है? किसके बारे में बताता है? ये भी कालवाचक है, समय के बारे में कालवाचक। किसके बारे में बताता है? संज्ञा है इसमें, ट्रेन, संज्ञा ट्रेन के समय की जानकारी देता है। इस प्रकार यह होगा संबंध बोधक। अब अंतिम हमारा विस्मयादि बोधक। वाह, ये हमने कल पढ़ा था, तो पहले तो आप ये लिख देंगे, ये क्या है? विस्मयादि बोधक। कौन सा विस्मयादि बोधक है? यह हर्ष सूचक या प्रसन्नता सूचक? हर्ष सूचक। किसके बारे में देता है ये इसमें क्लियर नहीं है। तो इस प्रकार इसमें 2 ही बातें लिखनी है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, और ये सूचना किसके देता है? कौन सा भेद हो गया? हर्ष सूचक। इस प्रकार पद परिचय के इस प्रकार के कुछ उदाहरण आएंगे। उन उदाहरणों को आप कैसे सीखेंगे? सबसे किसी चीज को याद करने का अच्छा तरीका है उसका बार बार अभ्यास किया जाए। अभ्यास से ही परिपक्वता आता है, अभ्यास से व्यक्ति में विश्वास होता है, विश्वास पैदा होता है। तो बिना विश्वास, बिना अभ्यास के आप विश्वास पैदा नहीं कर सकते। आपकी किताबों में जो उदाहरण है, बुक्स में जो उदाहरण है, उनकी आप कोशिश करें, बार बार उसका अभ्यास करें। उसमें इस प्रकार एक वचन है, बहुवचन है, लिंग कौन सा है, इस प्रकार के शब्दों के पहचान से आप पहचान पाएंगे। कक्षा 10 में 9-10 में आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन लिंगों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा भी है, और इस कारण इस साल मैंने इनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि ये कक्षा 6 से शुरू हो जाती है, छोटी बातें हैं और आप पढ़ते आए हैं। इस प्रकार हमारा पद परिचय का प्रकार के बाद आज कुछ उदाहरणों की व्याख्या की और उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर भी कोई समस्या है तो हम हल करते रहेंगे। और आज ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कल हमारा रहेगा
जो नवाचार था, बोर्ड में आए हुए पिछले 3 साल के प्रश्न हैं, उनको हल करके मैं आपको भेजूंगा। आप इनके बारे में, इन उदाहरणों को पढ़ें, समझें और कोशिश करें किस प्रकार इनको आपको परीक्षा में हल करना है। बस आज यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।